हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, आज हम क्लास 11 के लिए, क्लास 11 क्या बीए हो गया किसी भी हो, उसमें हमारा क्या होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं 11th के, एमी हो गया, जामी हो गया, उस पर जीके के बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके हो गया। ठीक है, तो उसी के लिए आज, अब उसी के लिए हमने क्या करा, एक नई सीरीज शुरू करी है जीके की, जिसमें मैंने कम से कम 40 क्वेश्चन या 40-45 क्वेश्चन मैंने लिए हैं आप लोगों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2021 के जो एंट्रेंस पेपर होने वाले हैं, इसमें आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं इसमें। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपना ये सीरीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ये बताया है कि सबसे पहले कौन से ऐसे इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए। तो उनका नाम था दादा भाई नरोजी। ठीक है, दादा भाई नरोजी था। ये कब इलेक्ट हुए, ये इलेक्ट हुए 1892 में। ये 92 में ब्रिटिश इंडिया पार्लियामेंट बना था। क्या बना था, ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया 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 एमपी थे। ये क्या थे, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए थे ब्रिटिश एमपी। तो ये सबसे पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए एज अ इंडियन। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन इसका आंसर है, और इसकी डेट भी याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ठीक है, ये जो है ये गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने लिखी थी। इनकी ये एक तरीके उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, एक तरीके माई एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ थी, सत्य की खोज के ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी थी। ये गांधी जी द्वारा लिखी गई बहुत फेमस बुक मानी जाती है, और इसका जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था वो यूएस एडिशन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, यूएस एडिशन। ठीक है, यूएस एडिशन के नाम से जाना जाता। और ये जब पब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1948 में पब्लिश की गई थी। गांधी जी की बायोग्राफी गांधी जी ने इसे पब्लिश किया था। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड कहता है कि हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये समझना कि फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की। ठीक है, ये बात हो रही है कि आज़ादी से पहले की बात है। आज़ादी से पहले कौन फर्स्ट ऐसी वुमेन थी जो क्या चुनी गई थी, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस चुनी गई थी, इंडियन कांग्रेस, जैसे हम क्या बोलते हैं आईएनसी बोला जाता है। वो थी एनी बेसेंट जो थी वो चुनी गई थी 1917 में एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, एनी बेसेंट को चुना गया था। कब चुना गया था, एक सेशन हुआ था जिसे बोला जाता है एक सेशन हुआ था जिसे बोला जाता है इन कैलकाटा। ठीक है, कैलकाटा सेशन भी कह सकते हो। ठीक है, क्या हुआ था, कैलकाटा में एक सेशन हुआ था जिसमें जिसमें इनको चुना गया था एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये एक तरीके से जो बेसेंट थी, एक तरीके से क्या थी, सोशलिस्ट थी, क्या थियोरोफिस्ट थी, सोशल रिफॉर्मर थी, और ये बहुत ज़्यादा इंडिया को डेवलप थी। ये फॉरनर्स, लेकिन क्या थी, बहुत से ऐसे फॉरनर्स थे जो इंडिया के सपोर्ट में थे। वो भी पसंद नहीं करते कि ब्रिटिशर्स जो क्रूल रूल दिखा रहा है इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा बुरी बुरी हालत कर रखी है ब्रिटिशर ने। तो उनके अब बहुत से ब्रिटिशर्स भी अच्छे ब्रिटिशर जो इंडिया के सपोर्ट में थे। तो आप याद रखिएगा, पहली वुमेन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट। और ये कब बनी, 1917 में, इंडिपेंडेंस से पहले। और ये कैलकाटा में एक सेशन हुआ था, उसमें ये चुनी गई थी, उसके द्वारा ये चुनी गई थी। ठीक है, अब आता है द नेम ऑफ फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। सबसे पहले वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड कनिंग। ठीक है, ये पहले इंडिया के वायसरॉय थे, और कब से कब तक थे, ये डेट भी याद रखिए। ये थे 1812 से लेकर 1866 तक ये चुने गए थे इंडिया के फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया के तौर पे इनको चुना गया था। ठीक है बच्चों, बस आपको इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अब सबसे फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज लेटर बिकम अ यूनिवर्सिटी। देखो क्या था, सबसे पहले एक कॉलेज बना था जिसका नाम था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। ठीक है, बाद में चलकर ये यूनिवर्सिटी बन गई जिसका नाम था एमयू। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ये कब फॉर्म हुई थी, तो इसका जो फॉर्म हुआ था वो हुआ था 1875 में, ये फॉर्म हुई थी। ठीक है, सबसे पहले ये कॉलेज जो बना था वो 1875 में था। और इसके जो फाउंडर थे जिन्होंने इसे फॉर्म किया वो थे सर सैयद अहमद खान। ठीक, कौन थे, सर सैयद अहमद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, जो फाउंडर थे, बस आप इतना ध्यान लेंगे कि 1875 में ये कॉलेज फॉर्म
क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुई थी। फिर 1999 में जाकर ये बाद में यूनिवर्सिटी को उसको इन्वेस्टिगर से दर्जा मिला। और ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1990 में आके इन्वेस्टिगर, और इसे इसके जो फाउंडर है, फाउंडर फादर्स हैं, वो है सरसद अहमद खान, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन है, हु वॉज द सॉल्ट सत्याग्रह विद गांधी जी। अब ये बताइए कि सत्याग्रह, जब गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, सॉल्ट सत्याग्रह, तो उनके साथ कौन मूवमेंट में था, वो थी सरोजनी नायडू, जो लेड कर रही थी, उनके साथ सपोर्ट कर रही थी, ठीक। अब सबसे पहले थोड़ा सा इसका सिनेरियो जानते हैं क्या है। सॉल्ट सत्याग्रह क्या था? सॉल्ट सत्याग्रह क्या था कि ब्रिटिशन ने उस टाइम पे सॉल्ट पे भी क्या लगा दिया था, टैक्सेस बढ़ा दिए थे, सॉल्ट पे भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस वो वसूल कर दिए। इसके खिलाफ गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट करे, तो उनमें मूवमेंट था सॉल्ट सत्याग्रह भी बोला जाता है। ये जो सत्याग्रह था, ये इसको एक दूसरे नाम से जैसे बोलता है डांडी मार्च भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डांडी मार्च बोला जाता है, ठीक है। अब ये डांडी मार्च शुरू कहाँ से हुआ, ठीक है? ये डांडी मार्च हुआ था 1930s में शुरू हुआ था, ठीक है। उस टाइम पर, ठीक है, डांडी मार्च 1993 में हुआ था। और ये कहाँ से हुआ था? गांधी जी के घर से, जहाँ वो क्या है, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से लेकर, कहाँ से लेकर, साबरमती, ठीक है, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी एक रिवर है, वहां तक ये क्या हुआ था, फुट मार्च हुआ था। तो पैदल इन्होंने ये मार्च किया था लोगों के साथ मिलके, ठीक है। और ये कम से कम कितने चले थे, एक और चीज ध्यान रखने का, इनका जो ट्रैवल था, इन्होंने 80 मतलब कि 241 माइल्स ये क्या करे थे, मार्च करा था इन्होंने। 40 माइल्स करीब इन्होंने ट्रैवल किया था, कहाँ से लेकर, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी। साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में है। और दांडी भी गुजरात में है, दांडी नदी है, दांडी नदी। तो वहां तक इन्होंने ये क्या मार्च किया था। और उनके साथ जो लीड कर रही थी, उनके साथ जो चल रही थी, लीड कर रही थी, वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हु वॉज स्टेब्लिश द इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। अब ये बताना है कि सबसे पहले कि किन्ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को स्टेब्लिश किया। उनने किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे को। शेड्यूल कास्ट क्या होता है? जो छोटी कास्ट थी उनको पहले बहुत ज़्यादा क्या, एक तरीके से उनको राइट नहीं मिलते थे। आपने पढ़े होंगे कि एससी और एसटी के साथ किस तरीके से बड़ी कास्ट के लोग उनके साथ क्या करते थे, पार्शलिटीज करते। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करा था, इस्टेब्लिश किया था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1942 में इस्टेब्लिश किया गया था ये फेडरेशन। और इसको जो लीड कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका मोटो क्या था? इसका मोटो था कि जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनको पूरा इक्वली राइट में, इक्वलिटी राइट मिले जितना अपर कास्ट का मिलता है मॉडर्न टाइम पे। तो इसके लिए उन्होंने ये एक तरीके से फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया था। तो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड ऑफ द इंट्रोड्यूस इन इंडिया। अब सबसे पहले ये बताना है कि आपको ये पूछा कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था रेवेन्यू का, वो इंडिया में कौन लाया, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब ये इंट्रोड्यूस कब किया था? ये किया था 1786 में किया गया था, ठीक है। 1786 में किया गया था। कहाँ पर? बंगाल के अंदर शुरू हुआ था ये चीज़ें, बंगाल के अंदर शुरू था। क्या था एक्चुअली, क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू, टैक्सेस और ये सब चीज़ें उन्हें मिले। तो इनके लिए ये क्या करते थे कि लोगों को, पहले क्या थे, पहले के लोग जो थे वो नोमैडिक्स होते थे। नोमैडिक्स मतलब जगह जगह पे ट्रेवल्स करने वाले, रुक के जगह रहते नहीं थे। क्यों? एक तरीके चरवाहा टाइप के होते थे, अपने जानवरों को पालते थे, एक जगह रुके, वहाँ पे इनके जानवर खाया, अगर वो वहाँ की जो वनस्पति खत्म हो गई, फिर वो आगे की तरफ मूव कर जाते थे, ठीक है। इस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। इन लोगों को हम नोमैडिक्स कहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था, इनको बहुत ज़्यादा, ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, रेवेन्यू चाहिए था। तो उस टाइम पे उन्होंने एक नया सिस्टम लाया जिसे बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। लोगों को वो जंगलों को काट काट के सेटल कर रहे थे और कहते हैं कि आप क्या करो, एग्रीकल्चर करो, एग्रीकल्चर से जितना भी आएगा उसका में आप रेवेन्यू दो। तो इन्होंने इसी चक्कर में इन्होंने क्या करते थे, छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट वाले जो पर्सन होते हैं, जैसे जो बोरिया बनाते हैं, जो अलग अलग हैंडीक्राफ्ट एंटिक चीज़ बनाते हैं हाथों से, उन सबको वो धंधे बंद करा के उन्हें ज़बरदस्ती का एग्रीकल्चर्स कराने के लिए परमानेंट सेटलमेंट कर दिया। तो ये सेटलमेंट किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कौन से ईयर में किया? 1786 में। और कहाँ से स्टार्ट हुआ? बंगाल से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये तीन बातें आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्ट होम रूल लीग। अब सबसे पहले बताया होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया। होम रूल लीग स्टार्ट किया बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बाल गंगाधर ने तिलक में किया।
अब इसके बारे में फर्स्ट सबसे पहले इसका जो प्रोविजन था वो कहाँ पर हुआ, इसका प्रोविजन हुआ बेल्जियम, ठीक, कहाँ पर, बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में इसके बारे में बात की है, होम रूल के बारे में। और ये डेट थी अप्रैल अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में होम रूल की बात की गई थी बेल्जियम, मतलब एक तरह मीटिंग हुई थी बेल्जियम में कि हमें क्या करना चाहिए, इंडिया में एक होम रूल लाना चाहिए। तो इस, ठीक है, इसके जो स्टार्ट के बारे में जो बताया था वो गंगाधर तिलक थे, ठीक है, ये इनके इनके बारे में बात है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हु स्क्रिप्ट द गांधी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जैनव टू, ठीक है। अब ये क्या है, गांधी जी के फेवरेट भजन में से आता है, गांधी जी का ये फेवरेट भजन है, भजन है वैष्णव जाना, ठीक है। ये ग्लोबली दुनिया में बहुत फेमस हुआ था। तो किस राइटर ने अपनी स्क्रिप्ट में इसको सॉन्ग की तरह काम किया, वो थे नरसिन्हा मेहता। इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से कह सकते हो कि इन्होंने ये चीज़ अपने स्क्रिप्ट में लिया था, क्यों, ये समझाता हूँ। क्या था कि गांधी जी का 150 वहाँ बर्थ था, ठीक है, बर्थ बर्थ एनिवर्सरी थी, जन्म जन्म की एनिवर्सरी थी। तो उनको ये ट्रिब्यूट देने के लिए, ठीक, ठीक है, क्या, हाँ, तो फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जैन किसने लिखा, क्या है, नरेश मेहता ने लिखा, क्यों, क्योंकि उनका क्या था, गांधी जी का 150 बर्थ, क्या था, बर्थ एनिवर्सरी थी। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी को ये ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने अपनी एक स्क्रिप्ट में गांधी जी के फेवरेट सॉन्ग को उन्होंने क्या किया था, इंक्लूड किया था। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस स्क्रिप्ट माना गया, बहुत ज़्यादा इसको फेमस, बहुत जगह दुनिया भर में कम से कम इसको ख्याति मिली और फेमस हुआ ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द नोन ऑफ फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले ये पूछा जाता है किसे भारत का, किसे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता है, तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, उनको हम बोले जाते हैं बाल गंगाधर। क्यों, क्योंकि इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेस्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा, एक तरीके कह सकते हो कि भारत में, भारत के जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा बहुत ही क्रूल जो रूल चल रहा था उसको लेकर बाल गंगाधर बिल्कुल पसंद नहीं करते, अनरेस्ट थे। तो वो चाहते थे कि इंडिया को किसी भी तरह का फ्रीडम मिल जाए, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने भी बहुत बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूशन काम किया है देश की आज़ादी में, ठीक है बच्चों। अब आता है द पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड, देखो क्या था कि सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो समझाता हुआ क्या था। ये पूना पैक्ट हुआ कब था, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। देखिए, ये पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले तो ये डेट है। फिर किस किस के बीच में हुआ था, गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ होता। हुआ क्या था कि एक्चुअली ऐसा था कि सरकार क्या कर रही थी, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी, भारतीय लोगों के लिए एक तरीके से फेडरेशन बना रही थी, कुछ रूल एंड रेगुलेशन बना रही थी, और सबको अलग अलग इलेक्शन क्या इलेक्टोरियल्स दे रही थी कि आपको इतने इलेक्टोरल सीट मिलेंगे, आपको इतने इलेक्टोरल सीट मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा ये शेड्यूल कास्ट वाले भी जो हैं उनको भी अलग क्या देना चाहिए, क्या होता है, इलेक्टोरल सीट देनी चाहिए। इससे क्या हुआ कि गांधी जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि यार ये तो जैसे कि इन्होंने, जैसे कि आपने अभी पीछे पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे कि जैसे कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल को दो हिस्सों में काट दिया, जो आज के टाइम में क्या है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल है। वो क्या कह के कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो अलग अलग कम्युनिटी है, उनकी अलग अलग, तो ये कह के उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। इसी तरीके से अब ये कह रहे थे कि हिंदुओं को भी ऐसे काट है, इसी मारे ये चीज़ इनको पसंद नहीं आई। तो इन्होंने क्या करा कि क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ मिलकर उन्होंने एक पैक्ट साइन किया जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, ठीक है। ये ठीक है, ये पूना पैक्ट कहा गया है जिनके लिए डिप्रेस क्लास है, डिप्रेस क्लासेस मतलब जो छोटे, जो एससी हैं, जो एसटी हैं और ठीक है, जो ओबीसी हैं, इनको भी क्या मिले, इनको भी पूरा क्या रिप्रेजेंटेशन मिले उनके इलेक्शन में। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा कि हम अलग से कोई इनको नहीं, हिंदू जो रिप्रेजेंटेशन होंगे, जो भी इलेक्टोरल होंगे, उनको उनके साथ इंक्लूड किया जाएगा। इसके लिए गांधी जी ने बी आर अम्बेडकर के साथ क्या करा था, एक डील साइन, एक पैक्ट साइन किया था जिसको पूना पैक्ट है। डेट आप याद रखिए। अब ये हुआ कहाँ था, उस टाइम पे गांधी जी थे जेल में, ठीक है। तो वो जेल का नाम मैं बता दे रहा हूँ, उसका नाम है वर्धा वर्धा वदरा सेंट्रल जेल, ठीक है, वदरा सेंट्रल जेल, ठीक है, जो पुणे में है। पुणे मतलब महाराष्ट्र में पुणे पड़ता है। तो वहाँ पर थे गांधी जी, जेल में थे कुछ, और ठीक है, उनको जेल में डाल दिया बैठे थे। तो उनके वहाँ पर जाके उन्होंने बी आर अम्बेडकर के साथ क्या करा, ये पूना पैक्ट को साइन किया, ठीक है बच्चों।
अब अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी। अब सबसे पहले पूछा है कि गदर पार्टी की के फाउंडर कौन थे। उनके फाउंडर थे सोहन सिंह। वैसे तो बहुत सारे और भी मेंबर थे, लेकिन जो मेन लीडर माने जाते हैं वो सोहन सिंह माने जाते हैं। एक्चुअली क्या था कि यूएस में क्या थी, जो सिख कम्युनिटी है, सिख और पंजाबी, ठीक है, जो पंजाबी हिंदू पंजाबी कम्युनिटी जो होती है, पंजाबी, ठीक है, हिंदू पंजाबी कम्युनिटीज जो थी, वो लोग उन्होंने क्या करा, एक मूवमेंट स्टार्ट करा जिसको गदर मूवमेंट बोला गया। बाद में चलकर वही मूवमेंट के लोग पार्टी बना ली उन्होंने, ठीक है। तो ये बात थी 90s की बात थी, ये 90s में शुरू हुआ था ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कि उन्होंने क्या करा, पेपर ऑफ गदर, सबसे पहले उन्होंने एक पेपर रिलीज किया। जैसे न्यूज़पेपर, पहले क्या होता था, टीवी और टेलीविजन तो होते नहीं थे, तो उस टाइम पे लोग न्यूज़पेपर पब्लिश करते। तो उस टाइम पे गदर गदर करके एक गदर पेपर न्यूज़ पब्लिश हुआ, जिसमें ब्रिटिशर के क्रूल के बारे में बताया गया। तो इनके बारे में बताया। तो उसी टाइम पे ये पार्टी, इस गदर पार्टी की फॉर्मेशन समझ सकती थे, स्टार्टिंग कह सकते हो, ठीक है। तो इसके मेन जो फाउंडर थे वो थे सोहन सिंह क्या, सोहन सिंह भाकना, और इनके साथ थे लाला लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल इनके साथ थे मेन। तो मेन जो माने जाते हैं वो ये दो लोग मिलकर उन्होंने ये गदर पार्टी को एक तरीके से फॉर्म किया, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, हु गिव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। अब सबसे पहले है कि किसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया। उसका टाइटल दिया गांधी जी ने, ठीक है। कब दिया, 1928 में ये हुआ था। क्या था, 2098 की वजह से हुआ। देखो क्या हुआ था कि 2098 में क्या था, फार्मर के साथ बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। जगह कौन सी, बरौली, ठीक है। बरौली एक जगह है, ठीक है। तो बरौली में क्या था, ब्रिटिशर लोग क्या कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करते बेचारे फार्मर्स का। भले उनकी भले क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि कोई मानसून, आप जानते हैं भारत में पूरी तरीके से जो डिपेंडेंट होता है फार्मर, तो मानसून पे होता है। अब मान लो किसी साल मानसून नहीं आया, मतलब बारिश का मौसम, उसकी फसलें अच्छी हुई या अच्छी हुई नहीं हुई, कुछ भी हो, ब्रिटिशर को उससे लेना लेना देना नहीं था। उन्हें तो बस क्या था, टैक्स कलेक्ट करना था। तो वो क्या करते थे, फार्मर्स को जबरदस्ती उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे कि आप हमें टैक्स को कैसे भी दो, नहीं तो हम आपकी ज़मीन बेच के हम टैक्सेस ले। तो इसके बहुत ज़्यादा एक तरह एक्सप्लॉइट कर रहे थे वहाँ के फार्मर्स को। तो उनके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छे रिफॉर्म किए। उन्होंने बहुत सारे प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर के बहुत सारे प्रोटेक्शन किए। तो इसे खुश होकर, इसको देखकर गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को क्या, एक टाइटल दिया जिसे बोला जाता है सरदार। तो वल्लभ भाई पटेल को हम एज अ सरदार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इंडिया विन द फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ठीक है। इंडिया विन द फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी, तो ये लिखी अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। कब लिखी थी, 1988 में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट टाइम पब्लिश की थी। तो ये ठीक है, और कम से कम ये इतनी फेमस हुई थी, इसकी 3 मिलियन कॉपी क्या थी, बिक गई थी। हाथों हाथ कॉपी जो थी वो बिक गई थी। तो इतनी फेमस ये बुक हुई थी, इंडिया विन द फ्रीडम। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी, अब्दुल कलाम आज़ाद की ये फेमस ऑटोबायोग्राफी, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल वॉज द पार्टीशन इन द टू पार्ट ऑफ बाय होम, ठीक है। अब वही क्वेश्चन आता है कि बंगाल जो थे, ठीक है, बंगाल वाला पार्टीशन जो टू पार्ट ऑफ बाय, कि बंगाल को दो हिस्सों में किसने बांटा, इसके ऊपर यह है। तो हमने आपको बताया था पहले भी, अभी पीछे बताया था कि क्या था कि ब्रिटिशर्स क्या था, एक तरह से बंगाल जो था वो बहुत बड़ा प्रोविजन था उस टाइम पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या आते थे, उसके अंदर बंगाल आता था, ठीक है, बिहार वाला हिस्सा आता था, ठीक है, कुछ उड़ीसा है, उड़ीसा का भी हिस्सा आता था। तो ये सब मिलकर बहुत बड़ा क्या था, एक तरीके से क्या था, बहुत बड़ा एरिया था। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर बंगाल इतना बड़ा है तो यहाँ पर क्या है, फ्रीडम की आज़ादी के लिए बहुत सारे क्या हो सकते हैं, मूवमेंट हो सकते हैं, क्योंकि बंगाल एक तरीके से बहुत बड़ा प्रोविजन था। तो उन्होंने क्या सोचा कि बंगाल को हम पार्टीशन करके दो हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे आपने देखा उस टाइम पे जब बंगाल को बांटा गया था, उसमें दो, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनाया गया। तो ईस्ट बंगाल इंडिपेंडेंस के बाद क्या बन गया, ईस्ट पाकिस्तान बन गया, और आज के टाइम पर वो बांग्लादेश है, ठीक है। तो उसका जो पार्टीशन, ठीक है, उसका जो पार्टीशन किया था उस टाइम पर किन्होंने किया था, वो थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन क्या लाए, पार्टीशन काउंसिल लेके आए। उन्होंने पार्टीशन काउंसिल लाए, ठीक है। और उन्होंने क्या करा कि
क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, लॉर्ड कर्जन काउंसिल आया और उन्होंने क्या कर दिया, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बच्चों। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने, और कौन सी डेट में याद रखिएगा, इसको ये हुआ था 1905 में ये चीज़ हुई थी। 1905 में बंगाल को पार्टीशन कर दिया गया था। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी। अब आ रहा है हु वॉज नॉन इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किनको भारत का ग्रैंड मैन ओल्ड कहा जाता है, इसको कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दादा भाई नौरोजी जी जो थे वो ब्रिटिशर के जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के जो अन रूल थे, उनकी जो भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे वो बिल्कुल खुश नहीं थे, तो उनको उनसे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए। इसी हमारे दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है बच्चों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन। अब सबसे पहले बात आती है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन ऑफ काउंसिल। पार्टीशन ऑफ काउंसिल के चेयरमैन कौन थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन क्या था, जब भारत क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंट हो रहा था, तो उस टाइम में भारत में एक पार्टीशन काउंसिल बना था। तो उस काउंसिल के जो मेन चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और उनके साथ और भी लोग, दो चार लोग थे जो इंडियन थे, नाम बता दे रहा हूँ जैसे पूछ रहे, जैसे वल्लभ भाई, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरे थे लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली, और चौथे थे अब्दुल रवा निस्तार। ठीक है, ये जो तीन चार लोग थे जो इस पार्टीशन काउंसिल में क्या थे, एज अ मेंबर थे, किनके साथ, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। ठीक है बच्चों, अब अगला हु वॉज द अर्थ प्रोविजंस इनफ टू सेटिफाई टू एवरी मंजर नीड बट नॉट टू बाय एवरी इंग्रेडिएंट। ठीक है, अब ये सबसे पहले ये आया कि ये किसने लिखा, कि जो क्या है कि हु सेट, किसने कहा कि अर्थ प्रोवाइड टू इनफ टू सेटिस्फाई एवरी वन। ठीक, जो भी इंसान को चाहिए वो अर्थ से मिलता है, ज़रूरत की चीज़, लेकिन लालचियों को नहीं मिलता। ये बहुत फेमस उस टाइम पे कोटेशन थी जब ये लिखी गई थी। इसको लिखा किसने था, महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ये फेमस हुई थी उस टाइम में। ये किनके खिलाफ था, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के बारे में था, कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, भारत को लूट रहे थे। क्यों, भारत को एक तरह से गोल्डन बर्ड्स कहा जाता था उस टाइम पे, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा इसे एक्सप्लॉइट करा। इसी वजह से ये कोटेशन उस टाइम पे ये चीज़ महात्मा गांधी ने कही थी। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले आता है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या था, फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल कौन बने, ये आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल बने वॉरेन हस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हस्टिंग बने, कब बने, क्या हुआ था कि पिछले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो कुछ रूल एंड रेगुलेशन वो ढंग से चला नहीं पाती थी। इसी हमारे ब्रिटिश ने क्या करा, थोड़ा अपने को क्या करने के लिए, अपने को थोड़ा इंडिया में इंडियन लोगों को ऐसा दिखाने के लिए कि हम उनके साथ है, कुछ करने, उन्होंने कुछ रेगुलेटिंग एक्ट लाए। तो सबसे पहले जब फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल बने तो वो किसके थ्रू लाए, वो आया था, एक एक्ट आया था जिसे हम बोलते हैं रेगुलेटिंग, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या आया था, 1773 एक्ट आया था, जिसके द्वारा ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने कहा कि हम अब क्या करते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाते हैं, जो वार्नर हस्टिंग थे, और इनको असिस्ट करेंगे 4 मेंबर्स और। ठीक है, इनको असिस्ट मतलब इनकी मदद करने के लिए उन्होंने 4 मेंबर्स का एक कमेटी बना दी, जिसमें 4 मेंबर थे जो वार्नर हस्टिंग को असिस्ट करेंगे, उन्हें बताएंगे किस तरीके क्या काम करना है। तो ये थोड़ा मैन्यूल चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या आया था, द सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम अकर इन विच बुक। अब ये बताइए कि ये सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम किस बुक में है। देखो, ये एक बुक है आनंद मैथ, ये THA मैथ। ठीक है, ये एक बुक है, एक सॉन्ग है जो उनकी आनंद मैथ की बुक में दिया गया है। ठीक है, अब इसे लिखा किसने था, इसे लिखा था हमारे फेमस राइटर क्या है, बंकिम चटर्जी की एक बुक है वंदे मातरम, किनकी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में अपनी एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम था आनंद मत। ठीक है, आनंद मत में इन्होंने ये सॉन्ग डाला वंदे मातरम। ठीक है, और ये जो बुक लिखी गई थी आनंद मत, ये 2 भाषा में थी, एक थी बंगाली में
ठीक है। एक क्या थी, एक थी बंगाली में और एक थी संस्कृत में, ठीक है। ये दो भाषाओं में उन्होंने पब्लिश की थी और ये इंडिपेंडेंट टाइम पे क्या है, एक तरीके से इंडिपेंडेंट वंदे मातरम की इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब ब्रिटिशर्स की जो क्रूरता को दिखाने के लिए उसके अगेंस्ट भी ये सॉन्ग उन्होंने क्या कहता है फॉर्म किया था, ठीक है बच्चों। अब एक और, ठीक है। अब सबसे पहले अगला क्वेश्चन क्या, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है। वॉज रिटन बाय होम, ये किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। ये लिखा गया राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल ने ये लिखा था, ठीक है। और ये रिटन जो था, जिनका नाम था, क्या नाम, पूरा नाम क्या था, विस्मिल विस्मिल अजीमदाई, ठीक है, ऑफ पटना, ठीक है। ये पटना में लिखा गया था, ठीक है, पटना में लिखा गया था। लेकिन कुछ फ्रीडम जो ये राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो फ्रीडम फाइटर, तो उन्होंने क्या करा, ये गाना लगा कि सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में। तो ये एक तरीके से क्या था कि भारत को, हिंदुइज्म को, कि अब चाहते थे कि इंडियंस क्या हो, ब्रिटिशर्स के राज से आज़ाद हो और उन्हें क्या मिले, आज़ादी मिले। तो इसी इसी मोटिव को देखते हुए उन्होंने ये लिखा था। ये उस टाइम की बहुत फेमस कह सकते हो, एक तरीके से पोएम थी या गीत कह सकते हो, ठीक है। पूरी तरीके से ये डेडिकेट थी भारत के इंडिपेंडेंस को लेकर, ठीक है। अब सबसे पहले, अब दूसरा सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस बाय इंडिया, इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन किस बेस पे इंट्रोड्यूस किया, तो उसको बोलते हैं मैकले, मैकले के द्वारा, ठीक है। एक फेमस क्या थे, एक फेमस ब्रिटिशर थे जिनका नाम था थॉमस, पूरा नाम लिख दे रहा हूँ बच्चों, थॉमस बैटिंगटन मैकले, ठीक है। क्या था, बैटिंगटन मैकले, ठीक है। इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि इंडिया के अंदर हम क्या इंट्रोड्यूस करें, इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। और इसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो थे उस टाइम में विलियम बेंटेनिक, ठीक है। ये उस टाइम पे थे। उन्होंने क्या कहा कि हम इंडिया में क्या एजुकेशन सिस्टम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। अब सबसे पहले ये कि इंट्रोड्यूस करते क्यों देखो क्या था, ब्रिटिशर्स से पहले क्या थे, इंडिया में दो कम्युनिटी पाई जाती थी, एक हिंदू कम्युनिटी, एक मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। हिंदू कम्युनिटी जो थी वो अपनी गुरु जो उनके तरीके कल्चरल एजुकेशन होती है, जैसे हिंदुओं में क्या होता था, गुरुकुल होते थे, उसमें संस्कृति क्या पढ़ते थे, कथाएं पढ़ते थे, रामायण महाभारत, बस ये एजुकेशन क्या था, एक धार्मिक ही चीज़ें पढ़ाई जाती थी, ठीक है। ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी क्या था कि उन्हें मदरसे टाइप के उस टाइम पे होते थे, मदरसे में उन्हें कुरान शरीफ और पूरी कुरान को पढ़ाया जाता था, जिससे कि केवल उन्हें रिलीजियस नॉलेज दी जाती थी, इसी ये थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो अब क्या था, ब्रिटिशर इंग्लैंड बहुत दूर इंडिया था, अब सारे ब्रिटिशर्स को यहाँ पे ला के इंडिया में रूल करना तो मुश्किल है। तो उस टाइम पे क्या था, उन्होंने क्या था कि अब इंडियंस को हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, इंडियंस को पढ़ाते हैं और उनको इंग्लिश सिखा के हम अपने छोटे मोटे पोस्टों में इन्हें बैठा के अपना काम निकालें। तो इसी को देखते हुए उन्होंने क्या करा, एक एक रिफॉर्म लाए, एक कह सकते हो एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। और ये किस द्वारा किया, ये सजेशन दिया था थॉमस मैकले ने। लेकिन इसको जो अप्लाई किया था वो थे विलियम बेंटिक, ठीक है। ये चीज़ दोनों याद रखिए, एडिशनल नॉलेज है, पूछ सकते हैं एंट्रेंस में। अब अगला क्वेश्चन है कि द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द 99 इज नोन इज, किस नाम से जाना जाता है इंडियन काउंसिल, क्या था, इसको जाना जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब क्या था कि मॉर्ले रिफॉर्म के नाम पे जाना गया था, इंडिया एक्ट काउंसिल 1990 आया था, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। अब हु विजिट द गांधी इन द साउथ अफ्रीका, कौन गांधी से मिलने साउथ अफ्रीका है, वो थे जीके गोखले, ठीक है, जीके गोखले, ठीक है। अब सबसे पहले जीके गोखले, ठीक है, गोखले के बारे में जानते हैं। तो ये क्या थे, ये थे एक तरीके से महात्मा के मेंटोर थे, महात्मा गांधी के फेमस मेंटोर कह सकते हो आप, एक तरीके से क्या थे, ये मेंटोर थे गांधी जी के, ठीक है। अब क्या हुआ 1912 में, ठीक है, 1912 में गोखले विजिट टू कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका गांधी में, क्योंकि उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में ही गांधी थे जो एक्टिव थे, क्या वहाँ के रिफॉर्म को, वहाँ के लोगों की आज़ादी दिलाने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे वो वहाँ पे थे, तो उन्होंने को गांधी जी ने इनवाइट किया था कि आए, ठीक है, इंडिया आए। तो यंगेस्ट एक तरह यंगर ब्रदर गांधी रिटर्न टू स्ट्रगल फॉर द एम्पायर ऑफ साउथ अफ्रीका, तो वो साउथ अफ्रीका में दोबारा गए थे, उनको दोबारा क्या करने के लिए, ब्रिटिशर्स का एक तरीके से साउथ अफ्रीका में बहुत बुरा हाल था। तो गांधी जी को क्या हुआ,
कि वहाँ से मिलने गोखले गए। अब गोखले ने उनसे कहा कि आप इंडिया आइए, इंडिया में बहुत बुरी हालत है, इंडिया को भी क्या ब्रिटिश आ जाती। तो 1920 में गांधी के लीडर जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट में एक्टिव हुए और देश को आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। ठीक है बच्चों, अब आता हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये बताओ बीएचयू की फॉर्मेशन किसने की। तो बीएचयू किसने बनाया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उनको उसके जो फाउंडर थे वो थे मदन मोहन मालवीय सर। ठीक है, मदन मोहन, ठीक है थे। अब ये कब बना, बनारस यूनिवर्सिटी बना डेट रखे 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, बनारस, ठीक है, बनाया गया, इसकी इस्टेब्लिश हुई 1916 में। और 4 डेट भी याद रख लो, 4 फेब को, 4 फरवरी 1916 में ये फॉर्म होकर तैयार हो गया। और इसके फाउंडर कौन थे, ऑब्वियसली मदन मोहन मालवीय सर थे। अब हु वॉज लेड ऑफ द बरौली सत्याग्रह मूवमेंट। अब बरौली सत्याग्रह मैंने क्या बताया था, बरौली में क्या था कि फार्मर्स के साथ ब्रिटिशर्स लोग बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे, उनसे ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से जो उनको, जिनसे उनको ज़्यादा टैक्स में फ़ायदा होता वो चीज़ उनसे क्या करवा रहे थे, खेत एग्रीकल्चर उन चीज़ों को ज़्यादा प्रोडक्शन करवा रहे थे उन क्रॉप्स का। तो इससे देखकर वहाँ के फार्मर बहुत दुखी थे। तो उनको बचाने के लिए, उनकी मदद के लिए उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसको लीड कर रहे थे बालम भाई पटेल। इन्होंने इस मूवमेंट में इनको क्या करा, मदद की, और ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह शुरू किए। ठीक है बच्चों, अगला क्या, इन विच बैटल ऑफ सराजुद्दीन वॉज डिफेक्टेड बाय द कॉल कली। कौन, क्या, लॉर्ड ऑफ कैली। अब क्या था, एक बैटल हुआ था, ठीक है, किसके बीच में, सराजुद्दीन दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में, लॉर्ड कली। ठीक है, वो उस बैटल का नाम क्या था, उस बैटल का नाम था, क्या था, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, अब ये हुआ क्या था, डेट भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो क्या हुआ था, 20 जून, ठीक, 20 जून 1757 में ये बैटल हुआ था। ठीक है, डेट याद रखिएगा। और ये किस किस के बीच में हुआ था, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स मतलब ईस्ट इंडियन कंपनी, और ये तो जो थे सराजुद्दीन, ये थे नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, इनको बोला जाता है नवाब ऑफ बंगाल, ये बंगाल के नवाब थे। इनके बीच में क्या हुआ, बहुत सारी लड़ाई हुई। और ठीक है, फ्रेंच एलाइज को लेकर मतलब मसला चल रहा था, क्योंकि ये फ्रेंच के बहुत ज़्यादा उस देखो, बाहर ब्रिटिशर्स से पहले फ्रेंच आ चुके थे, पोर्चुगीज आ गए थे। तो फ्रेंच के बहुत ज़्यादा एलीज से बहुत अच्छे क्या थे, दोस्त थे। तो अब तो इसी वजह से क्या हुआ, लॉर्ड क्लीव और सराजुद्दीन बीच में युद्ध हुआ, जिसे बैटल ऑफ क्या बोला जाता है, प्लासीज बोला जाता है। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ को ओवरटेक। व्हेन द इंडियन गॉट द इंडिपेंडेंट, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। बताइए कि इंडिपेंडेंट के टाइम पर, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के वो कौन थे, क्लाइमेट एटली थे। ठीक है, कौन थे, क्लाइमेट एटली, जो क्या हुए थे, चुने गए थे इंग्लैंड के क्या, प्राइम मिनिस्टर। कब, उसकी डेट है 20 फेब 1947 को ये क्या चुने गए थे, प्रेसिडेंट ऑफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड चुने गए थे। ठीक है, इन्होंने ही क्या कहा था, इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि हम अब इंडिया को आज़ाद करेंगे, क्योंकि अब इंडिया में हम ज़्यादा रूल नहीं कर सकते, इसलिए हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 30 जून 1948 तक हम इंडिया को छोड़ देंगे और इंडिया को इंडिपेंड कर देंगे। तो उस टाइम पे ये बात इन्होंने की थी, जो कौन थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड बने थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन कौन है, वेयर वॉज द आज़ाद हिंद फौज फाउंड। आज़ाद हिंद फौज फाउंड कहाँ पर फाउंड हुई थी, ये हुई थी सिंगापुर में। ठीक है, अब इसकी सबसे पहले फॉर्मेशन जो थी वो स्टार्ट हुई थी इंडियन नेशनलिटी जो थे उन्होंने स्टार्ट की थी 1942 में। उसके जो फाउंडर कह सकते हो आप तरीके जिसे फॉर्म किया था, उसमें थे रश बिहारी रस बिहारी, दूसरे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र CHSS बोस। फिर उसके था कप्तान मोहन सिंह। ठीक है, ये सब थे जिन्होंने क्या बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज बनाई थी सिंगापुर में 1942 में। इसको जापानीज सपोर्ट, किसके द्वारा, इनको किसने सपोर्ट किया था, जापानीज लोगों ने सपोर्ट किया था, किनको, इनको ये फॉर्म करने के लिए, आज़ाद हिंद फौज को बनाने के लिए। तो आपको चीज़ ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ क्या कि आज़ाद हिंद फौज कब फॉर्म हुई, कहाँ पर फॉर्म हुई, सिंगापुर में। कौन सी डेट पे बनी, 1942। उसमें कौन कौन से लीडर थे, शशि बिहारी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मोहन सिंह थे। और किन के सपोर्ट से ये बनी थी, जापानीज़ के सपोर्ट से। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। ठीक है, अब आर्य समाज, ठीक है, की फॉर्म किसने किया। ठीक है, तो सबसे पहले आर्य समाज का मतलब क्या है, देखो आर्य समाज का संस्कृत में मतलब होता है सोसाइटी ऑफ नोबलिस्ट, मतलब अच्छे लोगों की सोसाइटी। तो इसको बोला गया, इसी को आर्य समाज जो है उसका मतलब है सोशलिस्ट ऑफ नोबलिस्ट संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, इसको फॉर्म किसने किया था, स्वामी दयानंद क्या सरस्वती ने। और कौन से डेट में किया था ना, 1875 में ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, ठीक है, इसमें हिंदू स्क्रिप्चर्स और ट्रूथ को लेके थे, हिंदू लोगों को, उनके स्पिरिचुअल धर्म को और ये सब चीज़ों को बताने के लिए ये आर्य समाज का फॉर्मेशन था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहाँ इसका आर्य समाज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सोसाइटी ऑफ नॉवलिस्ट, किस लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। इसकी फॉर्मेशन कब हुई, 1875 में। इसके फाउंडर फादर कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है बच्चों, गुड। अगला क्वेश्चन कौन है, हु वॉज राइट इंडियन होम लीग रूल। ठीक है, अब सबसे पहले ये बताओ कि ये जो था, ये इंडियन होम लीग बुक किसने लिखी, ये लिखी एम के गांधी, क्या मोहन करमचंद गांधी ने। ठीक है, और कब लिखी, 99 में लिखी गई, जब वो क्या थे, गांधी इंग्लैंड की ट्रिप करके इंडिया लौट रहे थे गुजरात की तरफ, तब उन्होंने नवंबर 1992 में ये बुक उस शिप में इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और कम से कम इसमें कितने 30,000 वर्ड्स में ये लिखी गई है, इसमें मतलब 30,000 वर्ड है इस बुक के अंदर। तो ये कुछ आपको फैक्चुअल नॉलेज मैंने दे दिया अलग से। ठीक है, अब है हु बिल्ड द शांति निकेतन। अब शांति निकेतन किसने फाउंड करी, तो शांति निकेतन की फॉर्मेशन डॉक्टर क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने की। ठीक है, टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर की स्पेलिंग यहाँ पे आई नहीं आएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर सर ने की। अब सबसे पहले बताओ उनके क्या था, ये शांति निकेतन है क्या, देखो क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, एजुकेटेड और एक राइटर थे। वो क्या चाहते थे कि जो जो स्कूलिंग पढ़ाई है वो क्या एक बंद कमरे में ना हो के बिल्कुल ओपन एरिया में हो, बिल्कुल खुले जगह पे हो। जैसे कि आपने देखा आंगनवाड़ी स्कूल होते हैं, आम के पेड़ के नीचे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये किन्ने रविंद्रनाथ टैगोर जी सर ही लेके आए, जिसका उन्होंने क्या बोला, शांति निकेतन के नाम से उन्हें फॉर्म किया। पहले ये शांति निकेतन स्कूल होते थे वो इसी तरीके से काम करते थे, पेड़ के नीचे टीचर होते थे और बच्चों पेड़ के बिल्कुल, जिससे कि उन्हें ये लगे कि पढ़ते समय बच्चे बिल्कुल नेचर से कनेक्ट आए, जैसे आपको फ्रेश एयर आए, उनको चिड़ियों की आवाज़। तो एक तरीके से क्या चाहते थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो एजुकेशन हो वो नेचर से कनेक्ट होकर बच्चों के बीच में हो। तो इसको लेकर उन्होंने एक नई एजुकेशन से एक नई तरीका लाया एजुकेशन में, जिसे शांति निकेतन नाम का स्कूल फॉर्म किया। और ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किन्ने, सॉरी डॉक्टर रविंद्रनाथ सर ने ये इसके बारे में फाउंड किया। और ये कब फाउंड हुआ, 1991 में हुआ बंगाल से। ठीक है, बंगाल में ये सबसे हुआ। और सबसे पहले इन्होंने क्या करा, कितने एरिया में, याद रखिएगा 58, ठीक है 58 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है नॉर्थ वेस्ट कैलकाटा, ठीक है कोलकाता, उस समय कोलकाता था, आजकल कैलकाटा है, कोलकाता तक इन्होंने ये बनाया शांति निकेतन। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज आपके लिए। अब सबसे पहले, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अडोल्फ हिटलर वॉज फ्रॉम ऑफ विच कंट्री। ऑब्वियसली हर कोई जानता है अडोल्फ हिटलर कहाँ से बिलोंग करता है, ये जर्मनी से। इसी के कारण क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ, 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इसका मेन जो वर्ल्ड वॉर होने का कह सकते हो, मेन लीडर जो था जिसके से वर्ल्ड वॉर हुआ, वो थे एडोल्फ हिटलर। ठीक है, अब ये कब जन्म हुआ, थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज कह दे रहा हूँ कि ये 20 अप्रैल 1889 में पैदा हुआ और 30 अप्रैल 1945 में ये मर गया। इन्होंने खुद को गोली मार ली थी जब उसे लगा कि अब क्या है, जर्मनी नहीं जीत पाएगी, नाजी पार्टी अब नहीं जीत पाएगी वर्ल्ड वॉर, तो उसने क्या सोचा कि अपने आप को मार लिया। आपने देखा ही होगा, और उसकी पार्टी का नाम क्या है, एडोल्फ हिटलर पार्टी का नाम था, जो उसने पार्टी फॉर्म करी उसका नाम था नाजी, क्या था, नाजी पार्टी, सॉरी नाजी की स्पेलिंग अलग है, नाजी पार्टी। ठीक है, नाजी पार्टी इसकी कौन का था। ठीक है, तो आप ये सब इतना आपको काफ़ी है आपके एंट्रेंस, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आता है हु वॉज द रिगार्डेड गांधी द पॉलिटियन गुरु। अब कौन जो थे वो गांधी, ठीक है गांधी ने पॉलिटियन, तो उसका नाम, उनका नाम था जी के गोखले, जो थे क्या थे, ये तरीके से गांधी जी को गुरु मानते थे, पॉलिटिकल गुरु, तो ये जी आर गोखले थे। अब आपको मालूम है इंडिया है, ठीक है कब से कब तक रहा स्ट्रगल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, जो रहा वो रहा 1915 से लेकर 1947 तक, एक तरीके से
पीक पे था इन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो गांधी जी इंडिया भारत को बुलाए गए और उन्होंने क्या करा, भारत के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा योगदान करा। तो जो 1915 थे, मतलब गांधी जी तो 1920 में आए घुसे थे स्ट्रगल ऑफ इंडिया में, लेकिन 1915 से ही क्या चल रहा था, इंडिया के स्ट्रगल को लेके बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई थी कि अब हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस। और 1947 को हमको क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई। ठीक है बच्चों। अब क्या, नेम ऑफ द बुक विच इज पब्लिश बाय द गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन द साउथ अफ्रीका। अब ये बताओ, जब गांधी जी क्या थे, साउथ अफ्रीका में रुके हुए थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, तो उस बुक पब्लिश की थी। एक नेम ऑफ द बुक जो पब्लिश इन द गांधी ड्यूरिंग द स्टे ऑफ साउथ अफ्रीका, तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है। अब इंडियन ओपिनियन करके उन्होंने पहले एक न्यूज़पेपर रिलीज किया था, तो ये उन्होंने क्या किया, पब्लिश किया था। और ये पब्लिश कब किया था, 1917 में। ठीक है, ठीक है, सॉरी 1970 में नहीं किया था, सॉरी ये पब्लिश नहीं किया था। ये पब्लिश जब साउथ अफ्रीका में थे 19 कह सकते हैं 1906 और 1907 के समथिंग में, जब ये साउथ अफ्रीका में थे, तो उस टाइम पे उन्होंने ये बुक को पब्लिश किया था, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट सत्य स्टार्ट चंपारण फॉर अपोजिंग कल्टीवेशन। अब क्या था, पहला सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था चंपारण। चंपारण कहाँ है, बिहार में एक जगह है चंपारण, वहाँ पर ये स्ट्रगल शुरू हुआ था। किस चीज़ के लिए, इंडिगो। इंडिगो मतलब क्या, नील की खेती। एक्चुअली क्या था कि 1917 में ये हुआ था। ठीक है, 1917 में चंपारण में था। क्या था, चंपारण जो बिहार में जगह है, वहाँ पर क्या था, फार्मर साथ ब्रिटिशर ज़बरदस्ती उनसे इंडिगो उगाने के लिए क्या कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे। अब एक्चुअली क्या, इंडिगो उगाते हैं तो उससे क्या होता है कि इंडिगो की वजह से क्या था, उनकी जो फसल, जो उनकी ज़मीन होती थी, उसकी जो सॉइल है वो बेकार हो जाती है। इंडिगो की फसल जो है तो बहुत ज़्यादा मिनरल्स और चीज़ों को सक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, कुछ 2-3 खेती के बाद या 4-5 खेती के बाद जो खेत होता है इंडिगो की खेती के बाद, वो क्या होता है, बंजर से हो जाता है, बेकार हो जाता था। तो बेचारों को ज़बरदस्ती वो इसीलिए वो क्या चाहते थे, इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर थे, उनको ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती कराकर खाली इंडिगो ही उगाते थे और चीज़ें वो उगाने ही नहीं देते थे उन लोगों को। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह चंपारण, जो इसमें गांधी जी लीडर थे, तो सबसे पहला फर्स्ट सत्याग्रह इसी बोला जाता है, पहला सत्याग्रह चंपारण में स्टार्ट हुआ ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिगो के लिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है। मैंने अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द दिल्ली डिक्लेरेशन कैपिटल ऑफ इंडिया। अब क्या था, आपको पता है, जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने पहला अपना जो कैपिटल था वो बंगाल को बनाया था। ठीक है, बंगाल को अपना कैपिटल बनाया था। लेकिन क्या हुआ कि बाद में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं कि दिल्ली को कैपिटल बना देते हैं। ठीक है, तो दिल्ली एक सेंटर पॉइंट हो जाएगा और इससे हम सारे प्रोविजन पर नजर रखें। तो उन्होंने दिल्ली को एज अ पहला क्या हुआ, क्या कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया। कौन सी डेट में, 1911 में। भारत में 1911 से पहले भारत की जो कैपिटल थी वो बंगाल थी, लेकिन 1911 में ब्रिटिशर ने दिल्ली को भारत का क्या बना दिया, कैपिटल बना दिया। ठीक है बच्चों, दिल्ली को भारत का क्या बना दिया, कैपिटल बना दिया। ठीक है, ओके। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ कि नेम ऑफ द फर्स्ट हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या था, भारत का पहला नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, हिंदी न्यूज़पेपर भारत का कौन था। तो भारत का सबसे पहला हिंदी न्यूज़पेपर जिसका था उदयन मार्टिन था। ये कब फॉर्म हुआ, ये बना 30 मई 1826 में। पहले ये क्या हुआ, पब्लिश हुआ, एक तरीके से कह सकती हो। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ, सबसे पहले पब्लिश हुआ कोलकाता में। ठीक है, कलकत्ता में ये पब्लिश हुआ। ठीक है, इस न्यूज़पेपर को। ठीक है, अब इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किसने किया था, उनका नाम जानिए। उनका नाम था पंडित जुगल पंडित जुगल किशोर किशोर शुक्ला का नाम था, शुक्ला। तो उनका नाम क्या था, पंडित जुगेल कृष्ण किशोर जुगल। ठीक है, शुक्ला थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रिंट क्या किया, ये फर्स्ट हिंदू न्यूज़पेपर को पब्लिश किया। ठीक है, नेम ऑफ द पहला हिंदू पेपर पब्लिश किया। और ये इस पे सबसे फर्स्ट टाइम जब पब्लिश किया तो कितनी कॉपीज़ बनाई थी, ये भी पूछ सकते हैं। तो इसकी 500 कॉपी करीब उन्होंने एक साथ क्या करी थी, बनाई थी, पब्लिश की थी। तो ये थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज है जो आपको काम आएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द रेफर टू क्या होता है, क्या होता है फ्रंटियर ऑफ गांधी। देखो क्या थे,
किसको गांधी जी का फ्रंटियर माना जाता है, तो उसको बोला जाता है अब्दुल गफ्फार खान जो थे। अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो क्या थे, गांधी जी के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो उनको एज क्या माना जाता है, गांधी जी का फ्रंटियर माना जाता है, क्योंकि बहुत सी बातों में, बहुत सी जगहों में उनकी सलाहें वो लिया करते थे। इसलिए अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोला जाता है, फ्रंटियर ऑफ गांधी। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अगर ये चीज़ समझ में आई है अच्छी तरह तो आप बताइए मुझे। हमें हमारे हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए।